वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आज मेरे साथ दो वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट को। अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। दे आर वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। दे हैव लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी है। और आज हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन है वो बड़ी पटाखे वाली बम कह सकते हैं आप। है तो छोटी सी बात, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए। तो सदमा भी हो सकता है। खुद मुझे बड़ा धक्का लगा कि दिस इज हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहली बार ये खबर पढ़ी, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि अगर आपको याद है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। संतोष और आमिर के साथ हमने बात की थी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक डेटा है उसका बेस ईयर 2011-2012 है, और काफ़ी पुराना हो गया था वो। सो वी हैड टॉक्ड अबाउट इट, बट लेकिन जो मुझे पहला ख्याल आया, ये खबर जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ और डिस्कस करेंगे हम, कि क्या इससे भारत का विकसित भारत का गोल हैज बीन मूव फर्दर अवे फ्रॉम 2047। तो ये सवाल है। तो बेसिकली मैं विदाउट डिलेइंग, खबर ये आई है कि जो नया तरीक़े कार से भारत अब कैलकुलेट करता है अपना जीडीपी, उसके मुताबिक आपके लिए 3 धक्के हैं। एक धक्का ये है कि भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन से कम है। इट इज़ अबाउट $3.9 ट्रिलियन। ये एक फर्स्ट न्यूज़ है। दूसरी खबर ये है कि इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी गिर गई है, बिकॉज के जीडीपी गिर गई है। आबादी तो हर सेकंड बढ़ रही है इंडिया की। सो ये मेरे मोनोलॉग शुरू होने से और मेरा मोनोलॉग ख़त्म होने तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा और थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज इतने सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं इंडिया में। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग। और जो थर्ड इशू है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत इज नॉट एंड वाज नेवर द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम तकरीबन 1 साल से जो भारत का ग्रोथ नैरेटिव है और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसके बारे में बार बार हम ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, आफ्टर यूएस, चाइना और जर्मनी। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी में लेते हैं तो भारत तीसरे नंबर पे आता है, चाइना, अमेरिका और फिर इंडिया। लेकिन अब पता चला कि अभी भी जापान भारत से आगे है, एंड इंडिया हैज़ नॉट ओवरटेकन जापान। तो ये तीसरी इशू है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे और 1-2 मिनट देंगे, तो मैं ये डेटा ज़रा के एक दो, ये मैंने ये देखिए डेटा जो बता रहा है, ये अगर आपको चार्ट नज़र आ रहा है हमें। हाँ, तो ये जो चार्ट है ये बताना चाहता हूँ, साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्मॉलर देन एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स। तो इसमें जो ऑरेंज कलर है वो पुराना स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, और जो ब्लू है वो करंट है। सो जो एक्चुअल जीडीपी इंडिया की अब है गोइंग फॉरवर्ड, वो ब्लू कलर में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना वो श्रिंक हो गया है। तो 3% डिक्लाइन हुआ है इन द टोटल जीडीपी एस्टिमेट ऑफ इंडिया। और अगर आप पर कैपिटा देखें तो ये एवरेज इकोनॉमी है। पहले अगर जनवरी में अगर किसी इंडिया से कोई पूछता कि भाई इंडिया की क्या है पर कैपिटा, तो वो कहते हैं 2,51,000, 251,390 कुछ है। लेकिन अब वो जाके 10,000, 8,000 से कम हो गई है, 243,180 हो गई है। तो पर कैपिटा इनकम has reduced by 8,000 rupees per annum. और संतोष, आमिर, to me it was very troubling, क्योंकि इंडिया की जो मीडियन इनकम है पर मंथ वो 8,000 रुपये है। तो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक ट्रेंड। तो ये कैसा हुआ सर? विदाउट एनीथिंग, इट्स लाइक ए जादू, लाइक मैजिक की तरह, नेगेटिव मैजिक की तरह सडनली एक नंबर 4.5 कह रहे थे, $4.3 ट्रिलियन से फिर सडनली 3.9 कैसा हो गया? संतोष जी, आपसे शुरू करते हैं, फिर आमिर के पास आता हूँ। जी,
आपको और आपके श्रोताओं को सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अम, कैसे हो गया? देखिए, ये काम हर 5-6 साल पे होना चाहिए कि बेस ईयर का रिवीजन होता है। तो बेस ईयर अब जो है वो अब 22-23 हो गया है, 20-22-23। और इससे पहले था 11-12। तो जो जी पुरानी सीरीज अभी तक चली आ रही थी वो पुराने बेस ईयर पे थी। अब वो 22-23 पे है। तो ये जो आपने कमी दिखाई है, ये कमी आपने केवल 4 साल के लिए दिखाई है। और अभी इन्होंने कमी जो आई है उसको केवल 4 साल के लिए ही प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट किया है, निर्मित किया है, बैककास्ट किया है। जी और ये संभावना है कि इस साल के अंत तक ये और पीछे तक लेकर के जाएं। तो एक तो कारण यही है कि सीरीज का बेस ईयर रिवाइज हो गया। दूसरा एक कारण ये भी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इस्तेमाल किया जाता है उसका भी बेस रिवीजन हुआ है, बेस ईयर रिवीजन हुआ है। वो पहले वो भी 11-12 हुआ करता था, क्योंकि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल होता था 11-12 के। और उसके बाद पहला जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है सर्वे, वो 22-23 में हुआ है। तो इसलिए उन्होंने 22-23 का इस्तेमाल किया। इन दो वजहों वजहों से आप ये देखते हैं कि क्योंकि जाहिर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ तो बढ़ा है, मगर वो जाहिर है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है। तो इन दो कारणों से, एक सीपीआई के रिवीजन और दूसरा आपका बेस ईयर रिवीजन, इनकी वजह से। और इन वजह से ये हुआ है कि आवर जीडीपी इज नाउ मोर रियलिस्टिक देन इट हैज बीन सो जी फार। इस पे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। हालांकि मैं एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें आमिर भी आ जाएं इस चर्चा में। एक मुद्दा जो अभी तक रहा है 2016 के बाद, आ, उस उसका कोई निवारण नहीं किया गया। उसके संग जो उसकी वजह से जो एक ग्रोथ रेट बढ़ी हुई लग रही है, उसका इलाज अभी भी नहीं किया गया। वो कौन सा बड़ा मुद्दा है? 2016 में इसलिए कह रहा हूं कि उसी साल में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। और नोटबंदी का बहुत भयंकर असर, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद जीएसटी का एक बैडली डिजाइन, पुअरली प्लान्ड जीएसटी को लागू करने के बाद ग्रोथ रेट्स वैसे ही कम हुई थी। और उनका एक असर बड़ा जबरदस्त नकारात्मक अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे था, असंगठित क्षेत्र पे, इनफॉर्मल सेक्टर पे। और वो अभी तक, तब 2016 तक जो डेवलपिंग कंट्रीज में नॉर्मली ये होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, उसको प्रॉक्सी मान लिया जाता है असंगठित क्षेत्र के लिए, अनऑर्गेनाइज से। मगर अगर आप पुराने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पुराने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल सीएसओ निरंतर करता रहा है और अभी भी कर रहा है, उससे आपको यह लगता है कि ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है। इसका निवारण अभी भी नहीं हुआ है। अच्छा। तो इस पे आगे हम चर्चा कर लेंगे, मगर मोटी बात यह है कि ग्रोथ रेट गिरी है, इस वजह से लेवल गिरा है, जो आपने बहुत सुंदर ढंग से दिखाया। जी। जी आमिर, और ये जो बात संतोष जी कह रहे हैं उससे एक चीज ये है कि जिस तरह से भारत की सरकार ने इसको प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि हमने डेटा रिवाइज कर दिया जिसके वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ गई है। एक्चुअली 7.8% वो बता रहे हैं ग्रोथ रेट, जिसकी आप अभी एक्सपोज कर रहे थे उसकी फंडामेंटल फ्लॉ। आमिर, हाउ डू यू सी दिस? तो सुधर, मैं जो एक बात अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज संतोष ने बहुत वाज़ेह तौर पे बताया है कि क्या हो रहा है। एक चीज जिसकी मैं याद दिला दूं आप सब लोगों को, वो ये कि 2012 में, यानी 14-15 साल पहले, हमारा रैंक
वो जो है तीसरा हो चुका था। और तब जी से हम तीसरे रैंक पे हैं। ये कौन से रैंक पे हैं हम तीसरे? इसको कहते हैं जीडीपी बाय पर परचेज पावर पैरिटी। जी तो बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट, जो जो हमारे जो बुनियादी कॉस्ट होते हैं वो चूंकि कम है। जैसे आप अगर डेलावेयर में किराया देते हैं तो मैं उसका एक 10वां हिस्सा देता हूँ। यहाँ पे हम दोनों प्रोफेसर हैं, लेकिन मेरे कॉस्ट जो है वो बहुत कम होते हैं। मेरे पास 6-7 नौकर काम करते हैं, आपके पास पता नहीं कितने, लेकिन जी हाँ लेकिन मैं वो अफोर्ड कर यू सकता विश और हूँ। ही विशेस। जी हाँ जी हाँ तो जी वो हाँ इस वजह से कि हमारी हमारी दरें कम है हर चीज की। उस मेयार से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम तो 15 साल पहले हम तीसरी इकोनॉमी हो चुके थे। अब ये बात इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि ये तो पिछली गवर्नमेंट के दौर में था, जी हाँ तो इसलिए उसको करेक्ट करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि हम 2007 में ही हम लोअर इनकम से मिडिल इनकम में आ गए। वो जो 1100-1200 डॉलर की दर है, हमने उसको भी पार कर दिया था। तो अगर आप देखें कि पिछले 10-15 साल में किसी भी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फिर ये बार बार ये कहना पड़ा कि हम जीडीपी में 5वें से चौथे पे आ गए, चौथे से तीसरे पे आ गए। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से वो किसी भी तरह के अप्रोक्सीमेशन होने लगे कि अगर आप 3.8 ट्रिलियन पे हैं तो चलिए 4 कह देते हैं उसको, 4 से आप जापान से थोड़ा आगे निकल जाएंगे। तो वो जो टेंडेंसी थी उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। अब ये जरूरी था कि बेस ईयर अगर हम अब नहीं बदलते तो अगली बार बदलते तो इलेक्शन के आसपास बदलते, और तब फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती वो। तो हमको ये नजर में रखना चाहिए कि हम ये रैंकिंग वाले बिजनेस में ये शायद ही कोई मुल्क में इतना ज्यादा होता होगा कि हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि हम 10 में से 8वें पे पहुंच जाएं। और आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज भी सारा टाइम यही करती रहती है कि हम कौन से रैंक पे पहुंच। तो एक वो ऑब्सेशन है रैंकिंग पे, और उस वजह से ये जिसका कोई मकसद नहीं। $3000 हमारी पर कैपिटा इनकम है, जिसका मतलब ये कि हम ज्यादातर लोग इस $100 पे महीना भर काट लेते हैं। तो एक एक ऐसी एक ऐसी कंडीशन जिसमें ज्यादातर आबादी गरीब है, किसी भी मेजर से, अगर आप वो $1.9 वाला भी मेजर लें तो आप देखिए कि 50-60% आबादी उससे कम है। तो तो जब बहुत ज्यादा डिस्कशन गरीबी पे होने लगता है तो हम वो ढूंढते हैं जिससे ये लगे कि अमीर मुल्क है। तो और ये नजरअंदाज कर देते हैं कि उसको डिवाइड हम 1.5 बिलियन से कर रहे हैं। उस वजह से ये यहाँ पे पहुंच गए। इसका कोई खास मकसद नहीं है। बात ये तय है कि इंडिया में थोड़ी बहुत ग्रोथ रही है, जो कि पिछले 10-12 साल से बहुत टेपिड ग्रोथ रही, ज्यादा स्पेक्टेकुलर ग्रोथ नहीं रही। और उसकी बेसिक वजह ये रही कि हमारी कंजम्पशन जो है, जो हम खरीदते हैं, उसकी रफ्तार कम हो चुकी है। और उसकी और रफ्तार इसलिए कम हो चुकी क्योंकि ज्यादातर लोग अब भी ग्रोसरी और फूड और खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। यस मित्र। लेकिन अगर अगर गोइंग बाय दैट आर्ग्यूमेंट, तो एक बात तो ये सही है ना कि आज से 15 साल पहले इंडिया वाज मे बी द 10th बिगेस्ट इकोनॉमी, और अब इट हैज नॉमिनली आप कहें तो इट इज नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। वो तो बनी है ना, बर्तानिया से तो बड़ी हो गई, फ्रांस से तो बड़ी हो ही गई है। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये जो बेस ईयर, थोड़ा लोगों को समझाने की कोशिश करें कि फर्क क्या आया, लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस से कि पूरे मुल्क में अगर हम 10 चीजें बनाते हैं जिसकी कीमत $10 एक एक है, तो आपकी जीडीपी उस साल की $100 हो जाती है, राइट। $10 की आपने 10, और अगर अगले साल उसकी कीमत $12 हो जाती है तो आपकी जीडीपी सडनली 120 हो जाती है, एंड यू लुक एज इफ यू हैव ए 20% ग्रोथ। तो वो हम कहते हैं कि दैट इज नॉट रियल जीडीपी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के वजह से है। जी तो जो रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं हम, उसको नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का जो
उसको क्या कहते हैं, सेपरेट डिफ्लेटर्स का इस्तेमाल करके वी गो। तो अगर आप 2012 का बेस ले रहे हैं तो ये डिफ्लेटर्स पे क्या असर होता है, मतलब डिफ्लेटर्स डिफ्लेटेड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई द जीडीपी लुक्स मच हायर। संतोष जी, यू वांट टू टेक इट? देखिए, इससे हुआ यह है कि डिफ्लेटर की असलियत हमें पता चल गई। दिक्कत ये रही थी कि अभी तक नॉमिनल और रियल में 11-12 के बेस ईयर पे नॉमिनल और रियल में अंतर, जो फर्क था, वो इतना कम रह गया था कि ये विश्वास काबिल बात नहीं कि नॉमिनल और रियल में इतना कम फर्क हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप पलटवार सरकार ये करती थी कि देखिए हमने तो इन्फ्लेशन रेट गिरा दी। अरे इन्फ्लेशन रेट आपने गिरा दी है भाई, मान लिया, मगर आपने इन्फ्लेशन रेट, आरबीआई हमको बता रहा है कि इतनी भी नहीं गिरा दी है कि वो अंतर नॉमिनल और रियल की जीडीपी की फर्क में केवल आधा परसेंटेज पॉइंट हो। आधा परसेंटेज पॉइंट कभी नहीं रहा है, और ये हम पिछले कई सालों से हाल में देख रहे हैं कि वो नॉमिनल और रियल का फर्क केवल आधा परसेंटेज पॉइंट। तो ये अंतर जो आया डिफ्लेटर में, ये सीपीआई के रिवीजन से आया सर। तो जब सीपीआई का रिवीजन हुआ तो देखिए बेस ईयर के रिवीजन और सीपीआई का मिला जुला मिश्रित असर है ये कि जीडीपी का गिरना। उसको सेपरेट आउट तो जिन्होंने ये एक्चुअली एस्टिमेट किया है वही आपको बता सकते हैं कि इसका कितना असर है, उसका कितना असर है। मिला जुला असर है जिसके बारे में, क्योंकि वो रॉ आंकड़े तो हमारे सामने नहीं है ना। तो मोटी बात ये आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक ये है कि द कंपोजिशन ऑफ द कंजम्पशन हैज चेंज्ड and the prices of different products have changed at different levels, and all of this, ये सारी चीजें अभी पुराने बेस ईयर पे, पुराने प्राइस लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी डिफ्लेटर पे। अब डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन रेट कम है पुराने जमाने के मुकाबले, मगर इतनी भी कम नहीं है। और जब असली डिफ्लेटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब पता चलता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो इस 4 साल के दौरान रही है वो उतनी बढ़ी हुई नहीं है जितनी क्लेम की जा रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 4 साल की, जिसके लिए बैककास्ट इन्होंने किया है, कौन से 4 साल? 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। जी यही 4 साल आप दिखा रहे थे अभी। जी हाँ बिल्कुल। इनका अगर औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि कितनी कमी आई है, तो ये पता चलता है कि औसतन कमी 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स की आई है ऑन एवरेज अक्रॉस द 4 years। 4 साल का एवरेज कमी की बात कर रहा हूं। तो ये एक इस बात को दर्शाता है डॉक्टर साहब कि जो अभी तक क्लेम किया जा रहा था वो वाजिब नहीं था। हमारी ग्रोथ रेट इन 4 सालों में घट जाती है, और जब घटने की वजह से आप वो आंकड़े जो दिखा रहे थे ग्राफिक्स में, वो आपको वो दिख रहा। अच्छा, इसका मतलब हमारे आम जीवन में नजर आ रहा है। और मैं इस बात पे को दोहराऊंगा जो अभी आमिर ने बात कह करके अपनी खत्म करी थी कि डिमांड कम हुई है, और ये इनके आंकड़े स्वयं दिखा रहे हैं कि नॉमिनल डोमेस्टिक डिमांड 5.8% कम हुई है टोटल 4 साल में, ठीक है, एज अपोज टू व्हाट वी वर बीइंग टोल्ड इट इज। और इन रियल टर्म्स ये डिमांड 6.2% कम हुई है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हुई है। और आमिर और हमारे जैसे
हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिस्ट जो सरकार में काम नहीं करते, इस बात को दोहरा दोहरा करके थके चले जा रहे हैं पिछले 4-5 साल से, कि जो बाउंस बैक की दुहाई दी जा रही थी कोविड के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो बाउंस बैक उतना जबरदस्त नहीं है। और वो जबरदस्त क्यों नहीं है, उसके कारण मैं 2-3 वाक्यों में समझा देता हूं आपके श्रोताओं के लिए। इसलिए एग्रीगेट डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ी, इस वजह से जीडीपी उस प्रकार नहीं बढ़ी है जितना क्लेम किया जा रहा था, दावा किया जा रहा था, क्योंकि ये साफ है कि एग्रीगेट डिमांड कहां से आती है। एग्रीगेट डिमांड आती है कि रोजगार बढ़ रहा है कि नहीं, और उसके अलावा आपके वेतन यानी कि आपकी मजदूरी बढ़ रही है कि नहीं, आपकी वेजेस सैलरीज बढ़ रही हैं कि नहीं। तो भाई रोजगार जिस तरीके से बढ़ना चाहिए और जितनी मांग है उतना बढ़ नहीं रहा, और उसकी वजह से वेजेस नहीं बढ़ रही, न संगठित क्षेत्र में न असंगठित क्षेत्र में। इसका मिला जुला असर यह है कि एग्रीगेट डिमांड नहीं है। जब और जिसके आंकड़े मैंने अभी बताए, और जी जीडीपी डेटा मतलब हमको बता रहा है, जी तो इसका असर अगर ये हो रहा है कि जीडीपी गिरी है, तो हमें कतई कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात कह करके डॉक्टर साहब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जी इस सरकार का दावा, जिसकी ओर आमिर ने भी इशारा किया था, ये बात इनको दोहराते दोहराते ये थकते नहीं हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हाँ, जी जी जिसकी जी वजह से ये क्लेम हो रहा था कि हम 4th लार्जेस्ट हो गए। जी हाँ जी हाँ तो इसके बारे में 2 बातें मैं कहना चाहूँ, 2-3 बातें। एक बात तो ये कि भाई आप फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी पिछले 3 साल 4 साल से ही हुए थे, जिसके आंकड़े आप कम कर दिए गए, पहली बात। जी हाँ दूसरी बात, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी तो हम 20-25 साल से हैं, क्योंकि चाइना हमसे ज्यादा तेज ग्रो करता था, हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रो करते थे। अब चाइना ने अपनी ग्रोथ रेट गिरा ली है मजबूरियों की वजह से, उसमें नहीं जाएंगे, तो हम फास्टेस्ट पिछले 3-4 से हो गए, 3-4 साल। जी और तीसरी और आखिरी बात जी ये जी कि भाई हम चीन की 1/5वीं जीडीपी जीडीपी लेवल पे हैं, स्तर पे हैं। एक्चुअली We बड़ा are a ही much smaller economy, we are a much poorer economy. तो हम Yeah. we have no choice but to grow faster. We have no choice but to grow faster. China was growing at 9 to 10% per annum इन दिनों। और ये आखिरी बात मैं कह करके अपनी इसलिए खत्म करना हूं, क्योंकि बात यह है कि 2004 और 14 के बीच में 7.8% ग्रोथ थी, 7.8% सालाना औसतन, नियरली 8%। अब वो अभी तक जो आंकड़े थे, मतलब 15 दिन पहले तक, उसके आधार पे वो कम होकर के 6.2% हो गई थी 11 साल में। मोदी जी की सरकार की 11 साल में वो 6.2 हो गई थी। अब वो और कम हो गई है, जी हाँ जी हाँ समझ में Actually, आप, अब वो जी और हाँ कम हो गई। जी हाँ अब तो इसका अर्थ आप सब लोग लगा सकते हैं। जी मतलब इट इज एक्चुअली कमिंग क्लोज टू व्हाट चाइना इज नाउ, 5% के करीब आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बजा फरमा रहा। जी हाँ आमिर, मतलब इफ यू सर, लुक बिफोर जी योर हाँ क्वेश्चन, आपने कहा था कि इसको थोड़ा सा आसानी से समझा दें, तो मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ जी कि अगर हम पिछले साल 10 साइकिल बना रहे थे, हम्म, तो ग्रोथ रेट किसको कहते हैं कि अगर आपने पिछले साल 10 साइकिल बनाई और इस बार 12 बनाई, तो आपकी ग्रोथ रेट 20%, उसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। और ये सब लोगों को समझना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट इस प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट, वैल्यू का नहीं। आपने 10 बनाए पिछले साल साइकिल, इस बार 12, तो आपकी 20% ग्रोथ हुई है। लेकिन चूंकि आप साइकिल को यूनिट नहीं बना सकते, इसीलिए आप वो 10 साइकिल को आप रुपी में कन्वर्ट करते हो। तो चलिए, अगर आपकी साइकिल 100 रुपए की है, जी हाँ और इस साल वो साइकिल हो गई 110 रुपए की, क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ गई। हम्म?
लेकिन आपने जो पैसे खर्च किए साइकिल बनाने में, वो पिछले साल आपने खर्च किए थे 60 रुपए, तो आपका मार्जिन 40 रुपए रहा, आप 40 रुपए कमाए। अब वो 60 रुपए की जगह, अब वो आपका जो खर्च है वो घट के 54 रुपए हो गया। क्यों घटता है प्राइस? स्टील की प्राइस कम हो जाती, तेल की प्राइस कम हो जाती, आपने देखा होगा क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता रहता है, बिजली की प्राइस कम हो जाती, गवर्नमेंट कुछ मदद कर देती है। तो अब क्या हुआ, आपने पिछले साल 100 रुपए की साइकिल बनाई, आपने 40 रुपए कमाए। अब वो साइकिल 110 रुपए की हो गई, तो अब आप 56 रुपए कमाएंगे उसी साइकिल पे। ग्रोथ रेट आपकी आपकी 32% हो गई। अगर आप सिर्फ वो साइकिल तो एक ही बनाई आपने, जी। लेकिन आपने पिछले सीरीज में क्या किया कि आपने सिर्फ वो 100 का 110 देखा, आपने वो 60 रुपए के 54 रुपए नहीं देखे। अब ये डबल उसमें क्या करते हैं हम कि आउटपुट की प्राइस देखते हैं और ये देखते हैं कि इनपुट कितना कम हुआ। तो अगर आपने पिछले साल भी 10 साइकिल बनाई थी और इस साल भी 10 साइकिल बनाई, लेकिन साइकिल की कीमत 110 रुपए हो गई, तो वो जो एक एक डिफ्लेटर का प्रिंसिपल था, वहां पे आपको 20-22% ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन अगर आप वो आउटपुट प्राइस भी डिफ्लेट कर दें और इनपुट प्राइस भी डिफ्लेट कर दें क्योंकि इनपुट गिरा है, तो आपकी ग्रोथ रेट वही होगी जो होनी चाहिए। 10 साइकिल लास्ट ईयर, दिस साइकिल दिस ईयर 0%, तो वो 0 बताती। तो वो फर्क पड़ा है कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि फाइनल कीमत को क्या हुआ और इनपुट की कीमत को क्या हुआ, इसी तो वजह ये, से ये चेंज है। तो आमिर, क्या हमको अब निर्मला जी, सीतारामन जी को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत करके इज एक्चुअली गिविंग द ट्रू पिक्चर, जैसा संतोष जी ने भी किया। वी हैव मच मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी, और एक तरह से आप कह सकते हैं वी हैव अ मच बेटर आइडिया कि इंडियन इकोनॉमी है कहाँ, और इज दैट गोइंग टू बी एन इश्यू गोइंग फॉरवर्ड, या आप क्या समझते हैं कि ये इंडिया की आपकी इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट है कि इट विल नॉट हर्ट द गवर्नमेंट या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी? दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर जेनरोसिटी। आप अगर आप जेनरस हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन अगर आप सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं तो द आंसर इज दैट देयर वाज कि कोई चॉइस नहीं था। अगर हम अब डिफ्लेट नहीं करते तो 2 साल बाद वो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आता। सी जीडीपी का मसला ये है कि लोग फाइनली तो गिनेंगे ना कि साइकिलें कितनी बनी। वही 10 की 10 है। वो जो देख रहे हैं लोग कि अच्छा भाई ये नंबर तो बता रहे हैं कि हम बहुत अमीर हो गए, लेकिन मेरे घर में तो वही जो जो फ्रिज नहीं था और जो प्रेशर कुकर नहीं था और जो एजुकेशन महंगी हो गई वो है। तो इसीलिए आप कितना पोस्टपोन कर सकते हैं उसको, उसकी गुंजाइश कम हो जाती। अब कर देना अच्छा था क्योंकि इलेक्शन दूर है, इनपुट कॉस्ट कम हो रही, तो इस वजह से अगली बार ये बेस रेट आप कम कर दें तो आगे जाके आपको इसका बड़ा फायदा हो। अब करना जरूरी था एक तरह से, और अच्छा ही किया। और शायद वी शुड बी जनरस एंड से कि हाँ, एक बोल्ड कदम लिया और अनाउंस कर दिया, वरना उसको और पोस्टपोन कर देते। बट इज दिस आल्सो कॉन्सिक्वेंस के आईएमएफ ने जो सी ग्रेड दिया था इंडियन डेटा को, क्या उसके हाँ, दबाव के वजह से भी हुआ होगा कि दे रियलाइज के हो सकता कि आईएमएफ कोई ऐसा सख्त बयान दे दे इन द फ्यूचर जिसके वजह से इट कुड एक्चुअली हिट? देखिए, ये जो डेटा इन्होंने रिवाइज किया है, इट इज नॉट विदाउट रिस्क। हमें इससे ये होगा कि इंडिया जो पैसे लेती है बाहर से, लोन्स वगैरह जो उठाते हैं, आई थिंक द कॉस्ट ऑफ दैट लोन इज गोइंग टू गो अप बिकॉज ऑफ अ लोअर जीडीपी, लोअर ग्रोथ रेट वगैरह, राइट? सो देयर इज गोइंग टू बी ए कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो सो इज इट बिकॉज इट वाज प्रेशर फ्रॉम आईएमएफ, आप कह सकते हैं कि दिस कुड हैव that is one thing. There is this feeling, and a lot of people have started questioning the credibility of data. Lekin I think there is another reason for that, and that is that what the double deflator does in a lot of ways, वो ये करता है कि हमारे जो दो बड़े सेक्टर है ना, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, तो आप देखिए कई दिनों से हम भी बात कर रहे हैं, दुनिया भर ये कहती है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा है। अगर आप ये करेक्शन कर देना तो आपको समझ में आएगा कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने सोची थी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उतनी कम नहीं है जितनी हमने सोची थी।
तो ये जो क्रिटिसिज्म था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो गया और डिमोनेटाइजेशन से और जीएसटी से और जनरली ऐसी स्कीम्स जिनसे 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 नुकसान हुआ है, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी इज्जत आ जाती है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 13% हो गई है और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो 9%। तो एक एक बड़ी वजह ये है। और सबसे बड़ी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें ना, जिसपे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही गवर्नमेंट की, तो उसमें जरूरी है ये बताना कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है और उस वजह से नौकरियां आएंगी। सो आई थिंक ये बड़ी सारी बहुत सारी वजूहत है। टू बी फेयर, मुझे ये लगता है कि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स की कि देखिए ये सही टाइम है, बेस ईयर को रिवाइज करना जरूरी है। दूसरे, हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के लिए हमको इनपुट और आउटपुट दोनों को देख के डिफ्लेट करना चाहिए। ये बात या तो समझ में आ गई, एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल कि समझ में आ गई होगी, या ये कि नजरअंदाज हो गई, हाँ भाई ठीक है अगर ये सही है तो यही करो। Santosh ji, there is जी also an incentive to go by the double deflator model, because अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स कम हो रहे हैं, राइट, हम्म कि देर इज ए नेगेटिव इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं ना आप उसमें, कि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर कम हो रहा है जी, तो दैट इज एन इंसेंटिव टू यूज द डबल डिफ्लेटर मॉडल, इजंट इट? डॉक्टर साहब, देखिए, डबल डिफ्लेटर वाला मुद्दा अभी तक चर्चा में लगभग 4-5 साल पहले तक नहीं था, जी जी मगर आया है। शायद इस वजह से आया हो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का महत्व बढ़ रहा है। मगर हमारी इकॉनमी में मैन्युफैक्चरिंग का महत्व नहीं बढ़ रहा है। देखिए, ये मुद्दा पुराना है मगर उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। देखिए, पहली चीज तो मैं आपके श्रोताओं के लिए ये समझा दूं कि बड़ा अच्छा किया आमिर ने कि ये जो तीसरा कारण, मैं शुरू में 2 कारण बता रहा था कि क्यों जी घटत हुई, तो ये तीसरा कारण भी आमिर ने ला दिया जिसको मैं गलती से भूला हुआ था। इसके बारे में हालांकि एक चीज ध्यान रखना ये है डबल डिफ्लेशन का, I don't think there's much politics involved here. This is part of the IMF criticism, I have to say. जी ये कि डबल डिफ्लेशन नहीं इस्तेमाल करते हम लोग डबल डिफ्लेशन इस्तेमाल पहले कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग क्वारिंग के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं कर रहे थे। अब फर्क ये आया है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से भी आपको ये अंतर लग रहा है। मगर मोटी बात यह है कि क्योंकि जीडीपी का हमारे देश में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का अभी भी बहुत कम है। वो हुआ करता था 14-15 तक, करीब 16-17%, और इस सरकार में वो कम हुआ है। तो ये डबल डिफ्लेशन का असर जीडीपी पे कुछ तो पड़ा है। और आमिर जो बता रहे थे कि ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग की कुछ बढ़ी हुई लग रही है, मगर उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल योगदान, भूमिका, contribution in the overall economy is quite small. It's much smaller than in China, and it's nearly as small as it is in the USA. ये तो और डबल डिफ्लेशन का इस्तेमाल पहले नहीं होता था क्योंकि सर्विसेज में देखिए इनपुट्स की काफी कमी होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में इंटरमीडिएट इनपुट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। रॉ मटेरियल्स होते हैं, एनर्जी होती है, कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो डबल डिफ्लेशन का इस्तेमाल होना जरूरी है और हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दैट वी हैव बिगन टू यूज डबल डिफ्लेशन एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। हालांकि एक सवाल जो आपने ये उठाया कि क्या हमारी रैंकिंग और जीडीपी ग्रोथ का असर our ability to borrow at good rates internationally
उस पे असर आएगा। मैं उस पे एक टिप्पणी कर दूं, जी क्लैरिफिकेशन कर दूं कि देखिए वो इम्पैक्ट करता है। वो उस पे इम्पैक्ट तब आता है, हमारे किस रेट पे हम बोरो कर सकते हैं, जब स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी, ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, ये हमारी रेटिंग घटाती हैं या बढ़ाती हैं। अगर घटा देंगी तो जी हमारी हमें हमें ज्यादा देना पड़ेगा। इन इन आंकड़ों से नहीं होना चाहिए। इन आंकड़ों से हमारे हमारा डेटा और बिलीवेबल हो जाएगा। इस वजह से हमारी रैंकिंग, मुझे लगता है अगली बार आईएमएफ में सी से बी वापस पहुंच जाए, हैं? अच्छा समझ जी रहे ना? समझ गया तो इसलिए अच्छा हुआ है कि ये काम हुए हैं, तीनों काम, और असलियत निकल आई है। असलियत आमिर इतनी और आम बुरी दोनों ही बुरी कारण उसके बता रहे हैं, सही आपको। जी मतलब इतनी बुरी नहीं है कंपेयर टू व्हाट वाज बीइंग प्रोजेक्टेड एक्चुअली और क्रेडिबिलिटी भी शायद बढ़ जाएगी इंडियन क्रेडिबिलिटी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जी हाँ हालांकि मैं अब शुरू में जो मैंने बात कही थी, जो अपने पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, कि संगठित और असंगठित क्षेत्र का जो रिलेशनशिप है, वो जी अभी भी प्रॉब्लम है। वो तो है हाँ, जी और उसका निवारण नहीं किया गया है इस रिवीजन में। और उसके बारे में सीएसओ को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है, उसके बारे में उसकी चर्चा करना चाहिए उन्हें। क्योंकि मोटी बात यह है कि सरकार की के लिए खुशखबरी यह है कि कम से कम पिछले 2-3 साल से अनऑर्गेनाइज सेक्टर वापस उस स्थान पे आ गया है जो 10 साल पहले था, यानी कि 15-16 में। मगर अगर अब वापस उस स्थान पे आया है डॉक्टर साहब, जो 10 साल पहले था, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो करीब 40-45% हमारी जीडीपी का भाग है, जी तो यानी कि 10 साल तो खो दिए हमने ना। जी रोजगार खो दिया, आमदनी कितने लोगों की खो दी। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड वाला मुद्दा है डॉक्टर साहब, ये इन्हीं कारणों से उठ रहा है कि रोजगार नहीं हो रहा, नहीं पैदा हो रहा। और जी अधिकतर रोजगार असंगठित क्षेत्र में पैदा होता है। तो ये बात मतलब सरकार को इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती आगे चलते हुए। जी। जी आमिर ये बातें हम ये मुद्दा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कई बार आमिर से मेरी इस पे बातचीत हुई अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर क्योंकि मेरी ये सजेशन है कि जो भी ग्रोथ होती है ख़ासतौर से इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होती है एंड देयर प्रेजेंस इन फॉर्मल सेक्टर एक्चुअली कम होते जा रहा है स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद से मुस्लिम प्रेजेंस इन द फॉर्मल सेक्टर और वैसे इट इज़ एन ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री इम्पैक्ट के इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा हैं फॉर्मल सेक्टर में कम है शहर छोड़ के घर आ गए आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं फिर फादर के लिए पान खरीद के लेकर आते हैं मोटरसाइकिल पे कुछ छोड़ने जाते हैं एंड देन यू आर कंसिडर्ड एज अनपेड एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू इंडियन लेबर इंडस्ट्री तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाज एस्टिमेटिंग द इनफॉर्मल सेक्टर बेस्ड ऑन द फॉर्मल सेक्टर यस राइट तो 2012 का जो फॉर्मल सेक्टर का एस्टिमेट है तो एटलीस्ट यहाँ पे जीएसटी वगैरह के वजह से वी हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर बट डज दैट मीन कि हैविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर मीन्स दैट आवर estimation of the informal sector या projection is more accurate? हाँ तो दैट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हुआ ये कि पहले हम ना जब ये एस्टिमेशंस करते थे 2012 से तो इनफॉर्मल सेक्टर का क्योंकि डेटा नहीं होता था तो इस वजह से हम वो प्रॉक्सी यूज करते थे और प्रॉक्सी क्या था फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था हम अज्यूम करते थे कि वही ग्रोथ रेट इनफॉर्मल सेक्टर का भी होगा और हम ये करते थे कि रेलवे में कितना कितना ट्रांसपोर्ट हुआ ट्रक्स कितनी बिकी कार्गो कितना आया पोर्ट में दैट वो सब हम यूज करते थे टू सी कि ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स में कितना ग्रोथ हुआ है और लेबर जो लेबर इनपुट का था कि जो सर्वे से मालूम होता था नंबर ऑफ वर्कर्स उसको लेके हम लेबर इनपुट कैलकुलेट करते थे अब
दो चीजें हुई हैं। एक, 2012 का बेस ईयर ले आप, तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो कोविड में शिफ्ट हुआ ना, दैट विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द एस्टिमेशंस। क्योंकि कोविड में बहुत शिफ्ट हुआ, प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ, कंजम्पशन शिफ्ट हुआ, सेक्टर शिफ्ट हुए, लोग शिफ्ट हुए। तो अब ये जो 2022-23 पे ले आए हम, तो उसकी वजह से वो कोविड का जो असर है वो निकल जाएगा, क्योंकि कोविड का बहुत संगीन असर हुआ था। सेकेंड थिंग इज कि इन 10-12 सालों में हमारी इकोनॉमी की नौयत ही बदल गई। 12 साल पहले कोई गिग इकोनॉमी थी नहीं, अब वो उसका बड़ा हिस्सा है हमारी इकोनॉमी में। तो और उसके नंबर, ये चूंकि ये यूआईडी और ये जो पेमेंट्स हैं फोन पे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डेटा वहां से आ रहा है। तो उसकी वजह से ये जो हम अब रियल डेटा यूज कर सकते हैं, वहां से वो ग्रोथ भी कैप्चर हो जाएगी। तो इसीलिए अब अब उम्मीद ये है कि ये जो बड़ा इंफॉर्मल सेक्टर है, बहुत बड़ा इंफॉर्मल सेक्टर है इंडिया का, कहते हैं कि 60% जीडीपी का, और सर्टेनली 60% एक्सपोर्ट का, इसका इसका मेजरमेंट अब ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास ये सारी डेटा सोर्सेज हैं जो हमें प्रॉक्सी से हटा के रियल डेटा पे ले आती है। तो हाँ, तो इन्फॉर्मल सेक्टर घटा नहीं, इन्फॉर्मल सेक्टर मजबूत हो गया है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन अब हम सही तौर पे मेजर कर सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल टू से कि क्योंकि हम फॉर्मल सेक्टर को लेकर इनफॉर्मल सेक्टर को एस्टिमेट कर रहे थे, क्या इंडियन projection of GDP was actually underestimating the size of the economy by underestimating the size of the informal economy? No, it's other way around, sir. Yeah, it could work both ways. Exact opposite. जी। You see, मैं उसका कारण मैं पहले हिंट कर रहा था। सॉरी आमिर, नहीं, सही, आपने सही कहा। जी जी। मैं इसमें देखिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर विकासशील देश में इनफॉर्मल सेक्टर होता है और फॉर्मल सेक्टर होता है। उसी, चाहे टेक्सटाइल्स ले लीजिए, उसमें फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो ये हर विकासशील देश की मजबूरी होती है कि प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल को की ग्रोथ रेट को सही मान के उसी को प्रॉक्सी मान लिया जाता है कि उसी रफ्तार पे टेक्सटाइल्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में वो ग्रो करें। ये एक बना बनाया सेट, एक प्रॉक्सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल के आता है जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती रही। अगर वो रिश्ता, मतलब इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर के बीच का जो रिश्ता है, उसके रिलेटिव ग्रोथ के का जो रिश्ता मैं कह रहा हूं, वो अगर बना रहता है, कोई बड़ी भारी भयंकर उथल पुथल एक सेगमेंट में नहीं होती, तो ठीक है, जो स्थिति 2016 तक थी। मगर 16 में वो स्थिति बिल्कुल बदल गई डॉक्टर साहब। किस तरीके से बदल गई? डिमोनेटाइजेशन का असर असंगठित क्षेत्र पे, इनफॉर्मल सेक्टर पे कहीं ज्यादा हुआ, फॉर्मल पे नहीं हुआ। वही असर जीएसटी पे का हुआ, इनफॉर्मल पे नकारात्मक असर और फॉर्मल पे उतना नहीं हुआ। और वही असर कोविड इत्यादि का हुआ इनफॉर्मल से। तो यानी कि करीब 10 साल हमारा इनफॉर्मल सेक्टर इस ट्रेजेक्टरी में था। अब ऐसे में अगर आप वही इस्तेमाल करते हैं, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन वेयर टू ब्रह्मोस लॉन्च्ड एट द टू सेक्टर्स। हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली, और इसकी चर्चा लोग नहीं करते। और इसका असर, मतलब ये फिर हुआ, इन तीनों चीजों का मिला जुला असर 10 साल में, कि असंगठित क्षेत्र में यूं गया और संगठित क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ा कैसा अंतर, मतलब नकारात्मक असर इन चीजों का नहीं आया। तो संगठित क्षेत्र बढ़ता रहा। अब आप संगठित क्षेत्र की बढ़त को आप उस पे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, प्रॉक्सी मान लीजिएगा असंगठित क्षेत्र को के लिए, तो आप तो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। तो आपकी जो अब आई है ग्रोथ रेट पिछले 4 साल की, वो 5.4% ऑन एवरेज अभी तक पुरानी सीरीज में थी, वो इन्होंने घटा करके 4.8 कर दिए पिछले 4 साल की।
अब इसमें भी थोड़ी आपको कमी लानी पड़ेगी। एक चीज मैं हालांकि ये बताना चाहता हूं कि इनको करना ये चाहिए था कि इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल जो पुरानी प्रॉक्सीज का कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते थे, क्योंकि इनके पास आंकड़े और हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि आमिर, जैसे आमिर बता रहे थे, सही बता रहे थे कि इतना लोग आधार की वजह से आदान प्रदान कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल करके, मतलब पैसा देते हैं छोटी छोटी दुकानें भी इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, वो रेडी वाला भी और सब्जी वाला भी आपसे पैसे कैश में नहीं लेता, वो आपसे यूपीआई में पैसे खोंचे वाला भी ले लेता है। तो इस एक तो कारण वो है कि मतलब प्रॉक्सी के लिए डेटा, प्रॉक्सी के को एस्टिमेट करने के लिए डेटा इंप्रूव कर गया। दूसरा बहुत बड़ा कारण, भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक एनुअल सर्वे ऑफ एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जारी कर दिया हैगा। तो ये 21-22 में शुरू हुआ, उसके बाद हर साल हो रहा है और उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। कम जब आप जीडीपी को आप रीएस्टिमेट कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगर ये करना शुरू करेंगे तो उम्मीद है, संभावना है कि ये इसमें और रद्दोबदल आए। जी एक एक क्विक सवाल है आमिर या संतोष दोनों कि ये एक बार बार मैं कभी कभी इकोनॉमिस्ट से सुनता हूँ कि इंडिया का कंज्यूमर डिमांड की जो ग्रोथ है वो इज वेरी लो, 4-4.5% ही है। तो अगर कंज्यूमर डिमांड लो है तो फिर जीडीपी ग्रोथ हाउ कैन इट बी हायर देन द डिमांड? ये कैसा समझने की कोशिश करें हम लोग? हाँ, तो आई मीन इसका इसका एक एक जवाब ये है कि देयर इज ए ओवरऑल टेपिड कंजम्पशन ग्रोथ। कंजम्पशन ग्रोथ जो आम आदमी का है वो स्टैग्नेट हो गया। और वो क्यों स्टैग्नेट हुआ? जैसे संतोष ने कहा, बड़ी बड़ी वजह वेजेस और रोजगार। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है। वो आपने वो मशहूर एग्जाम्पल सुना होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं हमारी, विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, अगर आप उन सब का पिछले 10 साल का एम्प्लॉयमेंट देखें तो उन्होंने पिछले 10 साल में 14 नई नौकरियां दी है। तो 3 बड़ी कंपनियां मिलके द नेट इज 14 न्यू जॉब्स। और पिछले 10 साल में जो तनख्वाह 2014 में थी नॉमिनल 3.5 लाख रुपए साल, वही आज भी है। तो कंजम्पशन कहां से होगा? तो कंजम्पशन हो कहां से रहा है? कहां पे ये जीडीपी बढ़ी? कंजम्पशन वो जो 100-150 मिलियन अमीर लोग हैं वहां पे हो रहा है। तो कंजम्पशन, उस किस्म का कंजम्पशन, लग्जरी कंजम्पशन, बिग एसयूवी कंजम्पशन, बड़े फ्लैट्स का कंजम्पशन, वो तो बहुत बड़ा, और उसी वजह से ये यू सी दिस ग्रोथ रेट। बट ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ रेट इज स्मॉल। मैं बस एक और चीज जो बताना चाह रहा था, वो जो हम पिछली बात कर रहे थे, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर का ना एक बड़ा जो चेंज आया है वो ये कि अब गवर्नमेंट ये समझने लगी है कि ये जो हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं यूडीआई से, ये इससे हम हर चीज का हल कर लेंगे। और ये थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वो पेमेंट्स लेके उससे हम कैप्चर करें कि इनफॉर्मल सेक्टर कितना ग्रो है, इनफॉर्मल सेक्टर है कितने, तो देर वो थोड़ा गड़बड़ है वहां पे, क्योंकि यू कैन मेक सीरियस मिस्टेक। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर अब भी आधी जीडीपी इनफॉर्मल सेक्टर से आती है। तो और इनफॉर्मल सेक्टर का कंजम्पशन जो है वो उसमें कुछ कुछ चीजों में ग्रोथ ज्यादा होगी, जैसे ये गिग और ये फूड एस्टेब्लिशमेंट्स, इनकी ज्यादा होगी, लेकिन उमूमन वहां पे कंजम्पशन लो रहेगा। अगर आप ये काउंट करते हैं ग्रोसरी एंड फूड, उसका कंजम्पशन तो होगा ही ज्यादा, क्योंकि गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क में ग्रोसरी फूड का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो वो दैट विल बी कैप्चर्ड एंड दैट विल रिफ्लेक्ट अ हायर ग्रोथ देन अदरवाइज। तो मैं जरा
थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको काफ़ी कवर किया है, खास तौर से जापानीज मीडिया, जापान टाइम्स वगैरह में काफ़ी आर्टिकल्स आए, बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट कि इंडिया हैज नॉट येट ओवरटेकन जापान। लेकिन वो इस बात का भी इकरार कर रहे थे कि जापान की ग्रोथ रेट सिर्फ 1% है। लेकिन वो ये बात पे काफी एम्फसाइज कर रहे थे कि इंडिया का रुपया गिर रहा है और जापान का येन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर vis-a-vis डॉलर। तो उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर देखिए पिछले 24 घंटे में इंडिया की रुपी हैज फॉलन बाय अबाउट 1%, 1.5% गिरी है। और अगर ये जंग चलते रही, वो G7 ने जो रिलीज किया है स्ट्रेटेजिक सप्लाई ऑफ ऑयल, उसके वजह से तेल की कीमत एकदम 119 चलेगी थी, फिर वापस 90 पे आ गई है। लेकिन अगर वो फिर 90 से 100 आके वहां रुक जाती है तो आई थिंक रुपये की भी कीमत vis-a-vis डॉलर विल गो डाउन, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली जीडीपी इन डॉलर टर्म्स कम लगने लगेगी, राइट। रुपयों में तो उतनी ही रहेगी, बट तो मुझे ये पूछना था आप लोगों दोनों से कि ये जो हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो एडजस्ट करते हैं इकोनॉमी को बार बार, तो हाउ एक्यूरेट इज the use of PPP, especially in a country जिसका economy is nearly 20-25% based on trade and it is a net importer. तो मतलब कि which is a better way of estimating the health of the economy? Is it purchasing power parity या using the nominal GDP? I will let Santosh go first. ओके, देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि परचेजिंग पावर पैरिटी कहीं बेहतर है। जी हाँ, क्योंकि 17,000 मैं कहते हैं। उदाहरण, हाँ इसका मैं उदाहरण आपको देकर करके आपके श्रोताओं को समझाता हूं। जी। हम आज की तारीख में मार्केट एक्सचेंज रेट्स पर, यानी कि जो 92 या 93 रुपए एक डॉलर का हम देते हैं आज मार्केट में, जी हाँ, उसका इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इसी वजह से वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जी हाँ, कल को आरबीआई में कोई एक सरफिरा गवर्नर आ जाए और वो निर्णय ये ले ले कि नहीं 92 रुपए पे नहीं, हम इसको रोके रहेंगे 20 रुपए पे, हैं 20 रुपए डॉलर, जी हाँ, यानी कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। क्योंकि आप आज ट्राल जो भी रुपए में आपकी जीडीपी है, उसको अब आप 20 ही रुपए से डिवाइड करिएगा तो आप दुनिया के बिल्कुल, आप तो शायद सबसे हाँ, बड़ी इकोनॉमी हो आप जाए। तो मतलब कुछ और ही कहीं और जगह पहुंच जाएंगे। जी हाँ, डेफिनेटली है। दिस आई एम गिविंग यू द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम केस, जी हाँ, मगर इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा, इसलिए पीपीपी का इस्तेमाल आवश्यक है। पीपीपी में दिक्कतें हैं वो बात अलग है, मगर अब दिक्कतें तो देखिए आर्थिक जगत में इस तरीके के एस्टिमेशन में हमेशा ही होती हैं। मैं इसके बारे में एक दो बातें और कहना चाहूंगा, क्योंकि हम बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि जी हम किस रैंक पे हैं दुनिया में। एटलीस्ट हमारी सरकार बड़ी ऑब्सेस्ड है, और देश जैसे आपने अभी बताया कि जापान में बड़ी खुशियां मनाई सी जा रही थी कि वो अरे अभी भारत हमसे आगे नहीं निकला है। ये सब बचकानी हरकतें इसलिए हो बचकानी बातें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में तो हम 124वें स्थान पे हैं प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये भूले बैठे हैं कि अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट्स पे अपने को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रहे कि हम विकसित भारत तो आज तो बने नहीं है, हम वो 2047 में बनने की चेष्टा है हमारी, ठीक है। आज की तारीख में विकसित होने के लिए आपको मार्केट एक्सचेंज रेट्स पे आपकी जीडीपी होनी चाहिए $14,005, मान लीजिए $14,000, ठीक है। और आज आपकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय है करीब $2,900।
तो $14,000 आपको पहुंचना है आज की तारीख में, आज के प्राइसेस में, आज की एक्सचेंज रेट्स पे, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। दिक्कत यह है डॉक्टर साहब, और ये आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है, कि ये 14,000 जो आज की कट ऑफ है हाई इनकम कंट्री के लिए, वो कट ऑफ बढ़ करके 47 तक, हमारा अनुमान है ये बढ़ करके 22,000 हो जाएगी, $22,000। जी हाँ। तो क्या हम $22,000 प्रति व्यक्ति आय पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो हम विकसित भारत नहीं हो जाने वाले हैं, मोटी बात ये समझिए, पहली बात। दूसरी बात इसका ये कि हम उसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। दिसंबर में जो PIB था, उन्होंने एक रिलीज किया था कि गिविंग ए रिव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और जो एनुअल 2025 ईयर का, तो उसमें उन्होंने कहा था, दे सेड के वी आर ऑन टारगेट टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बाय 2047। So they are not targeting विकसित भारत का मतलब is not high income, it is upper middle income, जो आज की तारीख में 4,500 है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं। अगर उतना ही इनकी चेष्टा है तो चलिए, गनीमत है कि देर आए दुरुस्त है। मगर मोटी बात ये भी है कि अगर हम मतलब साउथ के सारे स्टेट्स हैव रीच्ड दैट ना, तेलंगाना वगैरह तो हैव अचीव्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। साउथ के अधिकतर प्रदेश जो हैं विकसित हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो अपर मिडिल इनकम तो पहुंच चुके हैं जी। एनीवे, मोटी बात ये भी आपके जो श्रोताओं को समझना ये है कि हम हाई इनकम पे पहुंचने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए 8% ग्रोथ की आवश्यकता है सालाना 22 साल तक। और अब तो ये हम आंकड़े बता रहे हैं कि हम तो असलियत में 5.8%, सॉरी कितना, 4, आमिर कितना हुआ है पिछले 4 साल का एवरेज? 5.5। हाँ, तो मतलब वो घटा ही है, उससे बहुत, 8 से बहुत दूर है डॉक्टर साहब। 8 से इट इज बेसिकली, जो मैं वनडे क्रिकेट का मिसाल देता हूँ कि भाई आपके पास रह गए हैं 22 ओवर, एंड टू हिट द टारगेट यू नीड टू मेक 8 to 9 रन पर ओवर, और हर साल जब व्हेन यू डोंट हिट इट, 8 रन नहीं बनाए तो फिर वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन 2047। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आमिर, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आई डोंट नो आपने होमवर्क किया या नहीं, मैंने एक इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भेजा था आप दोनों को। तो इट इज सच ए कॉन्डिसेंडिंग आर्टिकल, जो एट द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा चिढ़ आई वो पढ़ के। वो कह रहा था कि ठीक है आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है आपकी जीडीपी पर कैपिटा भी थोड़े लोग, लाइफ इज गेटिंग बेटर, लेकिन आपके पास पेवमेंट भी नहीं है रोड पे चलने के लिए। तो इसलिए जब भारतवासी जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, जब वो बाहर जाते हैं एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज को जाते हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने इकोनॉमिस्ट ने एग्जांपल दी वियतनाम, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान का। जैसे कि जब ये कंपैरेटिव, विच इंडिया प्रोबेबली लुक्स डाउन ऑन दीज कंट्रीज ना, कि ये हमसे छोटे हैं या हमसे कमजोर हैं, but when they go there they are stunned as to how they are able to have a better quality of life, cleanliness in the cities, pavements वगैरह। मतलब how are they so better organized than India if their economies are not the fastest growing economies, इतनी slow growth हो रही है। तो ये जो पैराडॉक्स है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ रही है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में नजर आ रहा है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब यू रिमेंबर कि मैं जब हैदराबाद में आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वाज रियली अपसेट। वो जो पब्लिक गार्डन्स के सामने जो कचरा देखा मैंने, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। मैं वहाँ टेनिस खेला करता था, अब तो मैं वहाँ जाना भी पसंद नहीं करूंगा, इतनी गंदगी थी। एंड दिस इज एट द हार्ट ऑफ द सिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज। तो ये how do you deal with this paradox? Yeah, so this is a very this is beyond simple economics. It is public policy, it is sociology, it is political economy. So I if I'm brief about this, firstly, you see what happens in these countries of Vietnam and Sri Lanka and Uzbekistan is that infrastructure spend is a local subject.
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कम्स यूजुअली फ्रॉम वेरी जो जो बड़ी एम्पावर्ड म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी के पास एक पैसा नहीं होता, वो जो थोड़े से पैसे होते हैं वो इधर उधर होर्डिंग्स लगाने में चले जाते हैं। सारा खर्च वो तय होता है दिल्ली में। दिल्ली तय करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मद्रास में या कोयम्बतूर में। इस वजह से क्या करते हैं, तो और विजिबल होना चाहिए ना, दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फुटपाथ कौन देखता है? देखते क्या है लोग? एयरपोर्ट। तो आप देखिए कुशीनगर में एयरपोर्ट बना देते हैं, यहाँ पे 3 प्लेन नहीं आते, बंद कर देते हैं 4-5 साल के बाद। 30-40 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे फ्लाइट ही नहीं जाती कोई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देते हैं। तो ये जो दिखावे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत बढ़िया है। आप देखिए 8-8 लेन के हाईवे हैं जहां पे ट्रैफिक नहीं है, और जहां ट्रैफिक है शहर में वहां पे रोड ही नहीं है। वही रोड जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, आप बंजारा हिल में आ रहे थे, जो रोड हमने 50 साल पहले देखी थी अभी भी वही रोड है। 3 घर हुआ करते थे, अब 3 लाख घर है उस मोहल्ले में। तो जो जाहिर होता है ना वो उस पर ज्यादा खर्च होते हैं। मेट्रो लाइन बनी जा रही एयरपोर्ट के लिए। मेट्रो, एयरपोर्ट कौन जाता है मेट्रो? लेकिन 22,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन में। तो इसीलिए आपको जो दिखता है जब आप पैदल चलते हैं, द कचरा एंड द मेट्रो एंड द फुटपाथ, वो नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने अपने वो गेटेड कम्युनिटी से एयरपोर्ट जाए तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एयरपोर्ट बहुत शानदार है और बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। सो दैट इज द ये फर्क ये है, सेंट्रलाइज्ड एक्सपेंडिचर उन चीजों पे जिसको देखा जाता है और जिसकी तारीफ होती है। एक और बात ये कि ये जो आप पैदल चलने की और गंदगी की बात करते हैं ना, तो ये तो हमारे पास ये डिसाइड होता है कास्ट से। आप अपर कास्ट हो और आप अमीर आदमी हो तो आप पैदल थोड़ी चलेंगे। तो वो जो गरीब होती है वो चलती है पैदल, उसको क्या जरूरत है? उसको आप क्यों बनाएंगे फुटपाथ और क्यों सफाई करेंगे? और सफाई करने वाला लोअर कास्ट होता है तो वो उसको आप 300 रुपए देते हैं महीने के अपने घर का कचरा साफ करने के लिए। उनको क्या इंसेंटिव है? कैसे होगा? तो जो जो फोकस है हमारा वो इन चीजों पे। वो जो नई नई दौलत आ जाती है ना, तो नई दौलत को दिखाना ज्यादा जरूरी होता है, वही हम कर रहे हैं। संतोष जी, परचेजिंग पावर जी। पैरिटी और ये जो पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं उसके मुताबिक तो भारत अभी भी गरीब मुल्कों में ही आता है। वेदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह की हम बात लें तो क्या हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक सेइंग कि मैं तो गरीब हूँ, मैं पान का डब्बे पे काम करता हूँ, मेरी बेगम भी गरीब है, सब गरीब है, लेकिन हमारा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। सो वी टॉक ओनली अबाउट दैट वन थिंग दैट वी आर डूइंग वेल। और क्योंकि भारत के पास ये 2 आंकड़े are something that we can talk about in global terms के fastest growing economy, 4th biggest, 3rd biggest, 5th biggest, तो इस वजह से this is actually preventing a serious discussion about India's economy, ऐसा लगता है आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने 100% बात सही कही और बड़ी पते की बात आपने कही है। ये बहुत दुखदाई स्थिति है, क्योंकि अगर हम इन्हीं चर्चाओं में हमारा मीडिया, हमारी सरकार, हमारी बड़ी बड़ी जो राजनेता हैं वो इसी तरीके की चर्चाओं में फंसे रहेंगे और हम देश को फंसाए रहेंगे, तो जो असली मुद्दे हैं जिनकी चर्चा आमिर ने अभी करी कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, कुपोषण की क्या स्थिति है, हमारी सड़क पे जो चलने की जगह है जिसकी अभी चर्चा की गई, इन सब देख, एक अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों में ही हम गिनना चाहते हैं तो हम अपने को याद दिला लें कि इसी मापदंड पे जीडीपी पर कैपिटा में ही हम 124वें स्थान पे हैं दुनिया में। दूसरी बात, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी फिर आमिर ने चर्चा करी थी, बहुत जरूरी, आपने अभी कर रहे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आमदनी, इन तीनों चीजों को मिला जुला करके आप एक मापदंड बनाते हैं, उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये लगभग 35 साल से चला आ रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो उस मापदंड को देखते हुए तो हम अभी 130वें स्थान पे हैं दुनिया में।
तो जी उसकी इन चीजों की चर्चा हमें करनी चाहिए। और ये जो होड़ है कि हम तीसरी और चौथी और पांचवी बन रहे हैं, ये इस तरीके की चर्चा देखिए 10-11 साल पहले तक, जब तक ये सरकार नहीं आई थी, तब तक नहीं होती थी। और ये सरकार इन चीजों की चर्चा इसी वजह से कर रही है, क्योंकि ये ज्यादा, जिसे कहते हैं, सेक्सी लगता है और ध्यान भटकाने वाली बात है। पूरी तरीके से ध्यान भटकाने वाली बात है, क्योंकि असलियत ये है कि इस सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कुपोषण पे अपना ध्यान हटा लिया है, और सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम इस आंकड़े पे पहुंच गए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 10-11 लाख करोड़ हो गया। अरे भाई, उससे रोजगार बन रहा है कि नहीं? अगर आपने ऐसे एयरपोर्ट बना लिए जिनमें आपको फिर 2 साल बाद आपको उन एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ता है, या आपने ऐसे बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे बना लिए जिसमें 1 मिनट में शायद 10 गाड़ियां केवल जाती हैं। मतलब मैं जितनी बार अपनी हाईवेज और एक्सप्रेसवे जो 4 लेन इधर और 4 लेन उधर उन पे जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि मतलब हमारे इर्द गिर्द गाड़ियां ही नहीं है, क्योंकि वो टोल वे की वजह से, है ना। देखिए, आमिर आमिर भी बिल्कुल सर हिला रहे हैं कि मतलब ये क्या स्थिति है। मतलब आप अमेरिकन हाईवे पे जाते हैं तो वहां बैक बम्पर टू बम्पर होता है। जी तो क्या या आप मतलब तुलना कर रहे हो कि हमने इतनी सड़कें बना डाली इतने समय में, इतनी वंदे भारत चालू कर दी? अरे आम आदमी के लिए ट्रेन तो आपने बढ़ाई नहीं है। जी मोटी बात यह है, वंदे भारत हमारे और आमिर के लिए, और डॉक्टर साहब जब अमेरिका से आते हैं तो उनके लिए तो है कि नहीं? तो ये एक मानसिकता है डॉक्टर साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इतनी गंभीर मसलों पर गौर व फिक्र किया है। एंड आई मीन वी कांट रिजॉल्व दिस इशू इन 1 आवर लेकिन ये बात मैं समराइज कर दूं कि जो नए, तो द पॉजिटिव्स ये है कि अब हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे वी हैव अ बेटर एंड मोर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड इंडियाज इकोनॉमी। और जो बुरी खबर उसमें से ये आई है कि इंडिया वाज एक्चुअली नेवर द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, और इट इज नाउ स्टिल द फिफ्थ बिगेस्ट, और जापान अभी भी 4 हो सकता है 2026 या 27 के आखिर तक हम ओवरटेक कर लेंगे जापान को इंशाल्लाह। बट अदर देन दैट आई थिंक द गुड न्यूज इज के वी हैव अ मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इनफॉर्मल सेक्टर का भी, फॉर्मल सेक्टर का भी, ग्रोथ का भी। लेकिन बात तो यही है कि अल्टीमेटली हम एक ऐसे ऐसे आंकड़े के बारे में इतना वक्त गुजारे हैं जिस इज नॉट वर्थ इट एक्चुअली। हाँ, दैट इज द पॉइंट। और जो असल मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, एम्प्लॉयमेंट का, वो उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये नंबर। आई थिंक इट इज हाइडिंग द फैक्ट कि वी नीड टू वरी अबाउट एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट भी जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद वेलफेयर। मतलब इट्स लाइक सेइंग कि जब लोग रिटायर होंगे आगे जाके देयर इज नो सेफ्टी नेट फॉर देम आल्सो। तो ये सारी चीजें हैं एंड वी आर नॉट एबल टू हैव। बट एनीवे, डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा, डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू कॉन्वर्सेशंस। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।